Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मधुमेह के बारे में, जिसे कि हम डायबिटीज बोल रहे हैं। जनरली हिंदी में हम उसको मधुमेह कहते हैं और इंग्लिश में हम डायबिटीज बोलते हैं। तो ये दोनों ही टर्म जो है बिल्कुल ही फैमिलियर है, हर कोई जानता है इसको। ओके, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मधुमेह होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके बाद में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम इस वाले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन के बारे में, जो कि इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही अच्छे से आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हो देन जो है आप इस वीडियोस को पूरा देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और इसको जो है कुछ भी इसमें स्किप मत कीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपको जो है समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम मधुमेह क्या होता है, जो पिछले वीडियो था उसमें हमने अल्सर के बारे में पढ़ा हुआ था कि अल्सर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें कौन से आहार दिए जाते हैं। तो वही चीजें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके टीजीटी सिलेबस का, उसमें है मधुमेह, कि मधुमेह क्या होता है और उसके बारे में इसमें कौन कौन से आहार दिए जाते हैं। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मधुमेह होता क्या है। मधुमेह क्यों होता है? ठीक है, तो अगर हम मधुमेह की बात कर रहे हैं तो देखिए, मधुमेह जो है आपका एक ऐसी बीमारी है, यानी जो डायबिटीज है वो ऐसी बीमारी है जो कि आपको हर एक घर में, या फिर ये कह सकते हैं कि हर एक दूसरे घर में एक या दो लोग आपको मिल ही जाएंगे जिनको कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये बहुत ही एक कह सकते हो आप सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि मधुमेह अगर किसी को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसके साथ में उसको और सारी अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसके साथ में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में कोविड चल रहा है, तो कोविड-19 में क्या है कि अगर जो जिनको कोई बीमारी नहीं है तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है अगर उनको कोविड हो जाता है तो, और उनको इन्फेक्शन होने का चांस भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो उनको जो है कोविड-19 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वो उनका शरीर ऑलरेडी कमजोर है, वीक है, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है बहुत ही कम है। तो क्या होता है, और इसमें जो इन्फेक्शन में लड़ने के लिए हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो जो है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर किसी को मधुमेह की प्रॉब्लम है या फिर अदर कोई डिजीज है तो उनको जो है इस टाइम पर कोविड-19 से बचने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो है आपका डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये आपके 40 के बाद ज्यादा देखा गया है। पहले क्या था कि पहले 40 के बाद ही ये होता था, बच्चों में या फिर यंग में कम देखा जाता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बच्चों में भी मधुमेह डायबिटीज को देखा गया है, छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मधुमेह जो है एक आप कह सकते हो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, तो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि मधुमेह क्यों होता है। तो देखिए, मधुमेह होता कब है, जब आपके ब्लड में या फिर यूरिन में, यानी कि खून में या फिर पेशाब में, जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब देखिए, ये जो मधुमेह है इसको ऐसे हम जनरली ये भी बोलते हैं शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी भी इसको कहते हैं, डायबिटीज, मधुमेह या फिर शुगर की बीमारी, ये कुछ भी हम कह सकते हैं। और हमारे यहाँ लगभग 6 करोड़ से अधिक लोगों को ये प्रॉब्लम है। अब जब खून में या फिर पेशाब में, यानी कि ब्लड या फिर यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ती है, तब उसको डायबिटीज कहा जाता है। पेशाब में मीन्स यूरिन में, या फिर ब्लड में मीन्स खून में।
में जब ये शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो वो डायबिटीज कहलाता है। ओके, तो ये है कि इस वजह से जो है जब भी, क्योंकि आपको जब आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हो या फिर यूरिन टेस्ट करवा रहे हो तो उसी के थ्रू आपको पता चलता है कि हाँ आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए फिर अब इसमें क्या है कि ये तो आपका हो गया कि कैसे आपको पता चलता है। फिर वो है इसका जो रीजन है वो है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि आपके डायबिटीज के लिए उत्तरदायी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन। ठीक है, ये एक हार्मोन है। तो इंसुलिन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या है, ये क्या करता है कि सबसे पहले ये तो भोजन को एक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। एक काम तो इसका ये हो गया, क्या कर रहा है ये, एक तो ये कर रहा है कि भोजन को, जो भी भोजन हम खा रहे हैं उनको ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, और दूसरा क्या है, जो भी हम ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हमें खाने से ग्लूकोज मिल रहा है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट करता है और उसके बाद में हमारे शरीर में इसको स्टोर कर देता है, यानी कि भंडारित कर देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो अब क्या है कि जब भी हम कोई भी भोजन ले रहे हैं, कोई भी कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर जो है फैट प्रेजेंट है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब इसमें जो स्पेशली आपका ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में भी ये मोनोसैकेराइड है, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं एकल शर्करा। ओके, अब जब हम भोजन खाते हैं तो उनसे जो हमको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, तो अब उसी ग्लूकोज जो कि एक ऊर्जा के रूप में काम में लाया जाता है। तो इंसुलिन करता क्या है, इस ग्लूकोज को, जो ये ग्लूकोज हमें भोजन से मिल रहा है, इस ग्लूकोज को हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं हमारे शरीर की, उन तक ये पहुंचाता है। ओके, अब जब शरीर की कोशिकाओं तक इंसुलिन जो हार्मोन है वो ग्लूकोज को पहुंचाता है, और ग्लूकोज क्या करता है कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं, या फिर ये कह सकते हो ऊर्जा के रूप में वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, उसको लेती हैं, और फिर उसी ऊर्जा से जो शरीर की हमारी कोशिकाएं हैं वो अपना डिफरेंट वर्क करती हैं, अलग अलग काम करती हैं, जो हमारे शरीर का रेगुलर वर्क है। ओके, तो एक नॉर्मल कंडीशन में आप कह सकते हो जो भी हमें भोजन से ग्लूकोज मिल रहा है वो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कोशिकाएं क्या करती हैं, उस ग्लूकोज से ऊर्जा लेती हैं और अपने डेली का काम करती रहती हैं। चाहे हमें चलना है, फिरना है, कूदना है या फिर डांस करना है, आपको जो भी काम आप करते हो हर एक में आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इस तरीके से नॉर्मल वर्क हमारा चलता रहता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आपके शरीर में अगर जो ये इंसुलिन हार्मोन है वो या तो उसका सिक्रेशन ही ना हो, या फिर सिक्रेशन हो लेकिन जो है मतलब पर्याप्त मात्रा में ना हो, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि जब इंसुलिन कम हो रहेगा या फिर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं रहेगा हमारे शरीर में, तो जो ग्लूकोज जिससे कि शरीर की जो कोशिकाएं थी वो ऊर्जा प्राप्त कर रही थी और अपना काम कर रही थी, वो नहीं कर पाएंगी और हमारे शरीर में डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है कि एक काम दूसरा ये भी कर रहा है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, तो अब जब ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रहा है
तो क्या होगा, और ये कब होता है, जब हम, जैसे मान लीजिए कि आप एक तो नॉर्मल जितना भी डेली का आप खा रहे हो, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना अगर आप भोजन ले रहे हो, तो उससे जो हमें ग्लूकोज मिल रहा है, जो भी ऊर्जा मिल रही है, वो हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है। तो ये डेली यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि आप डेली खा रहे हो, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम खाते हो, कभी ज्यादा खाते हो। तो जब मान लीजिए कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट से कभी ज्यादा खा लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन जो है हमारे शरीर में स्टोरेज के फॉर्म में रहता है। अब जब कभी हमें मान लीजिए कि हमने कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है खाना नहीं खाया, या फिर मान लीजिए आप फास्ट वगैरह रहते हो, ठीक है, व्रत रह रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा वर्क कभी पड़ जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपने जो भोजन लिया हुआ है उससे जो रिक्वायरमेंट अगर आपकी फुलफिल नहीं हो पाती है ऊर्जा की, तो यही जो ग्लाइकोजन आपके शरीर में स्टोरेज फॉर्म में था, ठीक है, ये जो एक रिजर्व के फॉर्म में रहता है, समझ लीजिए ये रिजर्व की तरह हमारे शरीर में रहता है। तो जब कभी आपको मान लीजिए कि आपको पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिला, तो यही ग्लाइकोजन दोबारा, ये ग्लाइकोजन जो है फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यही ग्लाइकोजन फिर से एक मिनट, ग्लाइकोजन जो है ये फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा, और ये जो ग्लूकोज है फिर उसको ऊर्जा के रूप में काम में लाया जा सकेगा, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा, जो कि हमारे शरीर में एक रिजर्व के रूप में रहता है, और जब कभी हमें जो है ग्लूकोज की मात्रा की जरूरत पड़ती है, तो ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और क्या बोलते हैं, हमें ग्लूकोज जो ऊर्जा है हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब जब ये जो डायबिटीज की कंडीशन है उसमें क्या होगा, जो इंसुलिन हार्मोन है वो सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, या फिर सिक्रीट हो भी रहा है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक तो ये बात हो जाएगी, ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब जो हमारे शरीर में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कर रहा है वो नहीं हो पाएगा। अब ये जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, वो हमारी जो इंसुलिन के द्वारा ही शरीर की कोशिकाओं तो ग्लूकोज को पहुंचाने का काम हो रहा था, अब वो क्या होगा, वो ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा, और कहां चला जाएगा, वो हमारे यूरिन में और हमारे ब्लड में। वहां से जो है शुगर की मात्रा वहां पर बढ़ने लगती है। एक डेली तो नॉर्मल जो निकल रही है वो तो रहती ही है उसमें, ठीक है, आपके जो है यूरिन में या फिर ब्लड में जो ग्लूकोज रहता है एक नॉर्मल लेवल तो वो रहता है। लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो शरीर की कोशिकाओं तक ना पहुंच करके वो हमारे ब्लड में और हमारे यूरिन में, उसमें जो है ये निकलने लगता है, ठीक है। और उसी से जब आप टेस्ट वगैरह करवाते हो, जब टेस्ट परीक्षण करवाते हो, तो उससे पता चलता है कि हाँ आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ओके, तो ये है इंसुलिन का काम, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अब जो ये इंसुलिन काम कर रहा है, एक हार्मोन और होता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये एक दूसरा हार्मोन है, जैसे इंसुलिन है वैसे ही ये ग्लूकेगॉन नाम से हार्मोन होता है। ये आप कह सकते हो कि इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है, ठीक है। जैसे इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, और ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट काम करता है। तो वही कंडीशन है,
कि जब ये तो मतलब स्टोर करने का काम कर रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, और जब कभी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आप पर्याप्त मात्रा में जब नहीं लेते हो, जो मैंने बताया कि ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो कन्वर्जन का काम कौन कर रहा है? ग्लूकेगॉन। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन भी जरूरी है और ग्लूकेगॉन भी जरूरी है, हमें जो है हमारे शरीर के लिए दोनों ही जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन और इसकी जस्ट अपोजिट है ग्लूकेगॉन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। अभी जो हमने बताया, जब इंसुलिन की कमी होती है, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, तो क्या होता है कि वही है कि वो वहां तक पहुंचा नहीं पाता है, और फिर दूसरा है कि जो शरीर की कोशिकाएं हैं, इंसुलिन की कमी होगी तो हमारा जो शुगर है वो हमारी कोशिकाओं के द्वारा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, और जब शरीर की कोशिकाओं द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इंसुलिन है ही नहीं तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, अवशोषित नहीं हो पाएगा, तो शुगर फिर बढ़ने लगता है। अब पढ़ते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। ये तो हो गया कि किस तरीके से होता है। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अगर आप डायबिटीज पढ़ रहे हो तो इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका जो है किस वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, कौन सा हार्मोन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है आपका इंसुलिन। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स की। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका जिसे कहते हैं टाइप 1, पहले को बोला जाता है टाइप 1 मधुमेह। इसके और भी नाम है, या फिर इसको कहता टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, और टाइप 1 यहाँ मैंने इंग्लिश और हिंदी कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, कोई बात नहीं, टाइप 1 डायबिटीज कह सकते हो या फिर टाइप 1 जो है मधुमेह, और इसको IDDM बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है इंसुलिन डिपेंडेंट, इसका है इंसुलिन, फुल फॉर्म है डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो इसको आप टाइप 1 डायबिटीज भी बोल सकते हो, या फिर IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या फिर हिंदी में कह सकते हैं इंसुलिन पर निर्धारित मधुमेह। निर्धारित का मतलब है कि जो कि इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, उसी पर निर्धारित है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि अच्छा, इसको और भी एक चीज और बोलते हैं, इसको कहते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, ये भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कई नामों से जाना जा रहा है, टाइप 1 डायबिटीज बोल सकते हो, IDDM बोल सकते हो, या फिर जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस बोल सकते हैं। अब जुवेनाइल का मतलब क्या है? यहाँ पर जुवेनाइल का मतलब है कि ये यंग एज ग्रुप में होता है। ठीक है, ये जुवेनाइल का मतलब है कि ये बच्चों में, किशोरावस्था में, ठीक है, और युवा में। यहां पर जो जुवेनाइल है इसका मतलब है कि बच्चों में, किशोरावस्था और युवा वर्ग में, यंग एज में ये होता है, इस वजह से इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो है अचानक से प्रारंभ होने वाली डायबिटीज होती है, यानी कि ये सडन होता है, ये अचानक से प्रारंभ होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको डायबिटीज है। लेकिन जब कभी आप मान लीजिए आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम होने लगी, दिक्कत होने लगी, देन आपने क्या किया कि जाकर के जब टेस्ट करवाते हो, देन आपको पता चलता है कि हाँ आपको डायबिटीज है, तो वो जो है आपका टाइप 1 डायबिटीज होता है, जो कि सडन होता है, अचानक से आपको पता चलता है। ओके, ये है। फिर इसके बाद में
एक तो ये हो गया अचानक से पता चलता है, और इसमें जो है जो मधुमेह की शुरुआत होती है वो बच्चों के शरीर में पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन का पूर्ण निर्माण ना हो पाने की वजह से होती है। मैंने बताया था ना अभी आपको कि एक तो होता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसका निर्माण ही नहीं हो रहा है, और दूसरा है कि निर्माण तो हो रहा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है, यानी कि जो आईडीडीएम है, जिससे कि इंसुलिन डिपेंडेंट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है। तो और जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता कहां से है? इंसुलिन का सिक्रेशन होता है पैनक्रियाज से। ओके, ये हमारे शरीर का ही एक पार्ट है, अंग है पैनक्रियाज। आई थिंक इसको हिंदी में बोलते हैं अगन्याशय। ओके, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अगन्याशय। तो पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में होता है कि पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पूरे तरीके से इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो एक तो ये है टाइप 1 डायबिटीज का। और फिर क्या है कि इसमें इस प्रकार के मधुमेह में जो मरीज का इलाज है वो खाने की गोलियों से संभव नहीं होता है। यानी जो आपका टाइप 1 डायबिटीज है तो इसमें सिर्फ दवाओं से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, उनको चूंकि ये पूरी तरीके से इंसुलिन पर जो है निर्भर रहते हैं, ये जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, तो इनको जो है इंसुलिन इंसुलिन जो भी आईडीडीएम वाले पेशेंट हैं उनको क्या होता है कि इंजेक्शन देना पड़ता है, यानी कि इंसुलिन देनी पड़ती है। सिर्फ दवाओं से ये सही नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली पेशेंट या फिर आपके आसपास के घरों में आपने ये सुना ही होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो इंसुलिन की वो दवा ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, उससे उनका कंट्रोल हो जा रहा है, और कुछ लोगों को क्या है कि दवाओं की वजह से नहीं बल्कि उनको क्या हो रहा है कि इंजेक्शन लेने पड़े, यानी कि इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तब जाकर के उनका कंट्रोल हो रहा है। तो जिनको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है वो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं। ओके, चलिए। तो अगर उनको मान लीजिए इंसुलिन नहीं मिल पाती है तब उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी पेशेंट होगा वो क्या होता है, अंडरवेट होता है। इसमें जो भी पेशेंट होगा वो अंडरवेट होगा। अंडरवेट का मतलब कि उसका जो है वजन कम होगा, यानी कि वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट होंगे वो अंडरवेट होंगे। और इसमें जो है एक एसिडोसिस होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एसिडोसिस की भी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। ठीक है, चलिए। जो इसमें एसिडोसिस होता है, ठीक है, वो क्या रहता है कि उसकी जो ये कॉमन होता है, इसमें जितने भी टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनमें एसिडोसिस कॉमन होता है, यानी कि एसिडोसिस पाया जाता है।
ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। चलिए, अब इसके बाद में ये तो हो गया टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जिसे कि आप बोलते हो NIDDM। NIDDM, अब इसका फुल फॉर्म है नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस ओके, नॉन इंसुलिन सॉरी, इसमें एक मैंने मिस कर दिया है, डिपेंडेंट, यहां पर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस NIDDM। यानी कि जो पहला वाला था उसमें क्या था कि इंसुलिन पर निर्भर थे, इसमें क्या होता है इंसुलिन पर निर्भर नहीं होते हैं। मींस इंसुलिन की जरूरत तो होती है, लेकिन क्या है कि इंसुलिन इसमें जो है वो नॉर्मली जो है दवाओं के द्वारा और जो है अपने डाइट को कंट्रोल करके वो जो है सही हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डायबिटीज, और इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका डायबिटीज मेलाइटस जो टाइप 1 था वो जुवेनाइल उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको एडल्ट ऑनसेट बोलते हैं। यानी कि ये वो क्या था कि बच्चों में, युवाओं में और किशोरावस्था में हो रहा था, और ये आपका जो है वयस्क में होता है। यानी कि ये इसको एडल्ट ऑनसेट बोलते हैं। ये वयस्क में ये मेनली होता है, बड़े लोगों में ये पाया जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है, जो शरीर के अंदर इंसुलिन का उत्पादन तो होता है, ठीक है, यानी कि उनका निर्माण तो हो रहा है, परंतु उसकी मात्रा जो शरीर की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। पर्याप्त इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, निर्माण तो हो रहा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। फिर इसके बाद में अब हम बात करें कि इसमें क्या होता है कि परिणाम स्वरूप इसके क्या होता है कि शरीर की कोशिकाएं जो है वो शुगर को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग नहीं कर पाती हैं, और जो है इस कारण जो है ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और ये जो है जो टाइप 2 डायबिटीज है ये मेनली आपका अधिकतर देखा गया है, ये आपका 40 वर्ष की एज में या फिर इससे अधिक, 40 वर्ष या फिर इससे अधिक की एज में जो टाइप 2 डायबिटीज है वो देखा गया है। और जो बच्चों में या फिर युवाओं में वो टाइप 1 डायबिटीज देखा गया है, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये लगभग 40 वर्ष या फिर उससे अधिक की एज में होता है। और इसमें क्या था, उसमें क्या था कि आपका अंडर वेट आ रहा था, और इसमें जो है ओवर वेट होते हैं। जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज होगी उसमें जो उनका वजन होगा वो अधिक होगा, अधिक वजन वाले आ जाएंगे, जबकि उसमें क्या होता है उनका वजन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें क्या होता है, ये जैसे कि हमने बताया था जो टाइप 1 डायबिटीज था उसमें क्या था, वो सडनली पता चलता है, अचानक से हमें पता चलता है कि हाँ टाइप 1 डायबिटीज है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है धीरे धीरे ये डेवलप होता है, इसका जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, उसमें क्या होता अचानक से आपका जो है आपको पता चलेगा, यानी कि जब वो अचानक से डेवलप होगा, अचानक से पता चलता है आपका। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है धीरे धीरे इनका ये डेवलप होता है, इनका विकास होता रहता है। ठीक है, यानी कि प्रोसेस जो होती है वो स्लोली स्लोली होती है, धीरे धीरे होती है, उसमें जो है सडनली होती है। अब इसमें क्या है ठीक है, जो हाँ एक चीज और था इसमें कि जो हमने बताया था उसमें एसिडोसिस का प्रॉब्लम होता है, इसमें भी एसिडोसिस होती है लेकिन कभी कभी,
उसमें क्या था कि कॉमन था, लगभग आपको सब में देखने को मिलेगा। जितने भी पेशेंट होंगे टाइप 1 वाले डायबिटीज के, उनमें सब में लगभग आपको एसिडोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है ये आपको किसी किसी में देखने को मिलेगी, ठीक है, और कभी कभी मतलब यानी हर एक पेशेंट में आपको नहीं मिलेगा ये प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद में ये तो टाइप 1 और ये टाइप 2 हो गया। उसके बाद में आता है टाइप 3। टाइप 3 में आपका आ जाएगा गेस्टेशनल डायबिटीज। तीसरा जो है आपका वो है गेस्टेशनल। गेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि जो गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह है। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मधुमेह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब जो गेस्टेशनल डायबिटीज है यानी कि गर्भावस्था में होने वाला जो मधुमेह है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी ब्लड में शुगर अधिक हो जाता है। उसके कारण जो है क्या होता है कि जो मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। अब इसमें क्या है, गर्भावस्था में चूंकि अब ये आपका इससे बच्चे का जो वजन है, चूंकि खून में क्या होता है, शुगर अधिक बढ़ने लगता है शुगर अधिक होने के कारण जो बच्चे का वजन है वो भी बढ़ जाता है। ओके, तो इस टाइम पर हमें जो भी अगर गर्भावस्था में है जो माँ है उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्योंकि अगर गर्भावस्था के समय यदि खून में शुगर की मात्रा अधिक हो गई तो गर्भ में जो शिशु है उसका वजन अधिक बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि डिलीवरी के समय प्रॉब्लम हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, और माँ और बच्चे को जो है डिलीवरी के समय भी दोनों को भी कोई कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी क्षति हो सकती है उनको। इसके अलावा यहाँ पर मैं बताती हूँ, इसमें क्या है कि खून में अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, खून में शुगर की मात्रा बढ़ने पर जो बच्चा है उसका वजन बढ़ सकता है, ठीक है, बढ़ सकता है, जिसके कारण डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है। अब प्रसव के बाद में यानी कि डिलीवरी के बाद जो मधुमेह है वो स्वयं ही सामान्य हो जाता है। यानी जो गेस्टेशनल डायबिटीज है उसमें डरने की जरूरत नहीं होती है कि चूंकि ये जनरली होता ही होता है, अक्सर ये हो जाता है कि प्रेगनेंसी के समय आप खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में ये जो है सामान्य हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। परंतु कुछ महिलाओं में मधुमेह जो है प्रसव के बाद भी रह सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ये जो है सामान्य हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ में ये जो है डिलीवरी के बाद भी ये रहे, ठीक है। तो जिन महिलाओं में गर्भावस्था के समय मधुमेह होती है उनमें जीवन में आगे जाकर यह बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ओके, यानी कि जिनका डिलीवरी के समय अगर मधुमेह की प्रॉब्लम हो गई है तो हो सकता है कि डिलीवरी के बाद में तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो नॉर्मल लेवल हो जाए, यानी खून में जो शुगर की मात्रा बढ़ी थी वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन फ्यूचर में उनको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसलिए जो है ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको एक बार पता चल गया गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में कि हाँ आपको है, देन आपको जो है अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना होता है, और इसके साथ साथ में एक्सरसाइज वगैरह है, और जो भी हैं जो प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए वो सारे आपको लेने पड़ेंगे, अदरवाइज फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए ये हो गया टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि इनके सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से लक्षण होते हैं डायबिटीज के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है। सिम्टम्स, और हिंदी में जिसे हम कहते हैं लक्षण।
तो चलिए फिर इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि डायबिटीज के कौन कौन से लक्षण होते हैं, सिम्टम्स। ठीक है, तो इसमें पहला है बार बार पेशाब आना। इसमें क्या होता है, बार बार पेशाब आना, पहला सिम्टम है ये। जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं, यानी इसका जो टर्म दिया गया है पॉलीयूरिया। ये पहला सिम्टम्स है पॉलीयूरिया, जिसका मतलब होता है कि बार बार पेशाब आना, यानी कि ठीक है। फिर दूसरा है बार बार प्यास लगना। बार बार प्यास लगना, जिसे कि टर्म दिया गया है पॉलीडिप्सिया। ओके, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अधिक भूख लगना। डायबिटीज के अगर है तो इसमें भूख भी अधिक लगती है। अधिक भूख लगना, जिसे कि बोलते हैं, इसको टर्म दिया गया है पॉलीफेजिया। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है वजन जो है का असामान्य रूप से कम होना, यानी कि वजन कम होने लगता है। ठीक है, वजन कम होने लगता है और जो है थकान जल्दी लगती है। जाहिर सी बात है, वजन कम होगा तो वीकनेस आएगी और जल्दी थकान लगेगी। इसके अलावा और क्या होता है, अच्छा इसमें क्या होता है कि एक और टर्म है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि खून में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है। लगभग अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है जब 160 से लगभग 180 mg पर dl, ये जो है आपका अधिक मात्रा में आता है। ठीक है, जब ब्लड में शुगर की जो मात्रा है 160 से 180 mg के बीच में होता है तो वो जो है आपका ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। ठीक है, ये भी एक सिम्टम्स है। और एक टर्म और है इसमें कई सारे टर्म्स हैं, नॉक्टूरिया या फिर नॉक्चूरिया आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसमें क्या है, नॉक्चूरिया का मतलब है कि बेड पर पेशाब हो जाना। ओके, इसमें क्या होता है, नॉक्चूरिया टर्म्स है जिसमें बेड पर ही पेशाब होने की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर एक और है इसमें टर्म्स कीटोनूरिया। जो टर्म्स मैं यहां पर बता रही हूं उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये टर्म्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूरिन में जो कीटोन बॉडीज हैं वो बनने लगती हैं। यूरिन में कीटोन, जो मैंने कीटो एसिडोसिस बताया था तो उसका मतलब यही है कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे क्या होता है, यूरिन में जो कीटोन बॉडी है वो निकलने लगती हैं, यूरिन में आने लगता है। ओके, इसको कीटोनूरिया बोलते हैं, ये टर्म दिया गया है। जब यूरिन में कीटोन बॉडीज निकलने लगती हैं तो उसको कीटोनूरिया बोला जाता है। और एसिडोसिस तो इसका सिम्टम्स है ही। ओके, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंखों की रोशनी कम होने लगती है। ठीक है, और जो घाव है वो आपका देर से भरने लगता है, संक्रमण इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है।
ओके। और ठीक से नींद नहीं आती है, इसमें थकान ज़्यादा लगती है, हाथ और पैरों में झुंझुनाहट हो जाती है, सुन्न पड़ जाता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। जो इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे वो हमने बता दिया यहाँ पर टर्म्स में। पॉलीयूरिया, इसमें बार बार पेशाब आता है। पॉलीडिप्सिया का मतलब है बार बार प्यास लगना। पॉलीफेजिया का मतलब है कि अधिक भूख लगना, वजन कम होना, जल्दी थकान होना। ठीक है। ग्लाइकोसूरिया यानी खून में शुगर अधिक हो जाता है, 160 से 180 mg पर डेल। आगे हम आपको सारा पूरा डिटेल में इसका चार्ट बता देंगे कि कितना कितना नॉर्मल होता है और कितना जो है आपके लिए रिस्की होता है। नॉक्चूरिया में बेड पर पेशाब हो जाना, ये टर्म दिया गया। कीटोनूरिया में यूरिन में कीटोन बॉडीज निकलने लगते हैं। और एसिडोसिस, ये आपके मुख्य हैं। इसके अलावा जो है वो सारी चीजें से घाव का देर में बना संक्रमण होना, ये सारी भी इसके सिम्टम्स हैं। ओके। तो ये हो गया टाइप्स के बारे में और आपका सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं। अब जो नेक्स्ट है, अब इसके बाद में हमें पढ़ना है कि इसका कारण क्या है, जो एटियोलॉजी है वो क्या है। ठीक है। रीजन क्या है। तो रीजन में इसका आपका जेनेटिक भी है, यानी कि अगर फैमिली में किसी को है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। अब जेनेटिक में भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो वो है जेनेटिक का है, उसका वो है। फिर उसके बाद में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि चलिए मैं इसका आपको कारण बता देती हूँ, फिर उसके बाद में रीजन क्या क्या है। कारण, जिसे हम कहते हैं इटियोलॉजी, या फिर आप कॉजेज भी बोल सकते हो। इटियोलॉजी। तो अब कारण की अगर हम बात करें तो पहला तो आ जाता है पारिवारिक इतिहास, यानी कि जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज है, मम्मी पापा या दादा दादी किसी को भी है, तो आपको होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। ओके। इसके बाद में दूसरा आता है लिंग, यानी कि सेक्स। अब जो इसमें क्या होता है कि जो युवा आयु में लड़के या फिर लड़कियां हैं, उनमें मधुमेह की संभावना लगभग लगभग समान रहती है। यानी कि जो युवा एज ग्रुप है उसमें जो है आपका दोनों में, चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों के लगभग होने की संभावना समान रहती है, क्योंकि जो भी आपका यंग एज ग्रुप है उनकी जो एक्टिविटी होती है वो लगभग दोनों ही एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से उसमें होने की समान संभावना होती है। परंतु इसके बाद क्या होता है, जब 30 वर्ष की आयु तक आप पहुंचते हो तो 30 वर्ष की आयु तक महिलाओं में मधुमेह होने की संभावना अधिक हो जाती है। यानी कि जब जो फीमेल हैं वो 30 की आयु पर पहुंचती हैं, तो तब उसमें जो फीमेल हैं उनमें मधुमेह होने की संभावना मेल में होने से अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि अब क्या होता है, जो मेल हैं हमारे यहाँ का, जो हमारे देश में है, वहां पर जो मेल हैं वो चाहे आपके यंग एज ग्रुप में हो, चाहे वो 30 के एज में हो, चाहे 30 के ज्यादा से एज में हो, उनमें क्या होता है कि जब तक मतलब वृद्धावस्था में नहीं पहुंच रहे हैं तब तक वो एक्टिव रहते हैं। यानी कि जो बाहर का काम है वो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से जो मेल है वो उसमें क्या होता है कि आपका डायबिटीज होने की चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि जो आपका ये डायबिटीज होना है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइज का, कि आप कितने एक्टिव हो। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, जो कि उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मोटे नहीं होंगे, और मोटे नहीं होंगे उसके साथ साथ में उनमें डायबिटीज भी नहीं होगा। लेकिन जो लोग जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, जिन जो कि एक्टिव नहीं है ज्यादा, उनमें जो है डायबिटीज ज्यादा देखने को मिलता है। ओके। तो ये हो गया यंग एज ग्रुप में तो लगभग समान रहता है दोनों में, लेकिन जब 30 की एज में जो गर्ल्स हैं यानी कि जो फीमेल हैं, उनमें जो महिलाएं हैं उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जो 45 से 65 वर्ष के बीच की आयु में होती है उसमें महिलाओं में और पुरुषों के मुकाबले लगभग 2 गुना हो जाती है।
45 से 65 की एज में। इसमें क्या होता है कि महिलाओं में वही यानी कि फीमेल में मेल के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना हो जाता है, यानी कि चांस होने का लगभग डबल होता है। अगर एक व्यक्ति जो 45 से 65 की एज वाले हैं, अगर उसमें जो है कोई एक अगर मेल को है तो 2 फीमेल को होने के चांसेस हैं। तो ये चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन जब वो वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, यानी कि 65 के बाद वाली जो एज होती है, 70 या फिर 75 की जो एज होती है, उसमें क्या होता है, ये फिर लगभग बराबर हो जाता है, क्योंकि दोनों ही इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये हो गया लिंग की बात। इसके बाद में आता है शारीरिक वजन, यानी कि वेट। अब अगर हम शारीरिक वजन की बात करें तो आवश्यकता से अधिक जिनका शारीरिक वजन है उनमें क्या होता है, जो टाइप 2 वाली डायबिटीज है, यानी जो वयस्क वाली डायबिटीज है, वो मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। जिनका वजन अधिक है उनमें टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। और लगभग 75% रोगियों का वजन जो है वो 9 से 14 किलोग्राम अधिक पाया जाता है। मतलब ये देखा गया है कि लगभग जो 75% जो प्रतिशत रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज के, उनमें जो है 9 से 14 किलोग्राम अधिक वजन पाया गया। 9 से 14 केजी नॉर्मल से अधिक वजन पाया गया है उनमें, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है। फिर इसके बाद में आता है तनाव। अब जो तनाव है उसके कारण भी जो है दिक्कत होती है। तनाव यानी कि टेंशन। तो तनाव की स्थिति में भी मधुमेह की बीमारी की शुरुआत हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, प्रॉपर खाना लेते रहिए, यानी जो डाइट है आपकी वो प्रॉपर लेते रहिए, साथ में एक्सरसाइज करते रहो। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और उसके साथ साथ में आपका जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज होता है। ओके, तो तनाव भी कम होता है। तो तनाव की वजह से भी डायबिटीज हो जाता है। और शारीरिक असक्रियता, यानी जो मैं बता रही हूं अभी कि इनएक्टिवनेस, शारीरिक असक्रियता। अगर आप इनएक्टिव हैं, जो लोग रेगुलर बेसिस पे परिश्रम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या फिर एक्टिव हैं वो, उनमें मधुमेह की बीमारी कम होती है। और इसके अपोजिट अगर देखा जाए, जो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनमें मधुमेह की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो इनएक्टिव होता है। उसके बाद में खाने पीने में दोष है अगर, यानी कि आपकी अगर जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से फिर ये दिक्कत होती है। ओके, यानी कि अगर आप न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हो तो फिर जो है आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अधिक आप घी ले रहे हो, तेल ले रहे हो, यानी कि जो ऑयली या फिर फ्राइड फूड्स ये ज़्यादा ले रहे हो, जितने भी हम जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें क्या होता है, आपका जो है फ्राई मतलब तेल का अधिक यूज़ होता है। और वो आपके लिए जो है वो उसमें आपका जो आप ये कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके लिए ज़्यादा सही होता है अगर आप जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो जो इसका ब्रेकेज होता है तो वो जटिलता से होता है, ठीक है, और वो हमारी बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो लेकिन जो खाने आप डाइट ले रहे हो तो उसमें अगर आप जो है अधिक में ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें क्या हो रहा है कि आपके ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि आसानी से इजीली एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, यानी कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो जो है उसके वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होने के कारण जो है वो आपके शुगर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो एक डाइट का भी रोल होता है। फिर अब अगर हम ये बात करें कि कौन कौन सी चीज़ों को हम बदल सकते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, मोटापा, जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उसको खास करके जो आपका लोगों क्या होता है कि ओबेसिटी में क्या होता है, हमारी कमर जो है ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, तो
उसको आप कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उसमें परिवर्तन ला सकते हो आसानी से एक्सरसाइज वगैरह के थ्रू, डाइट के को कंट्रोल करके और जो रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करके आप जो है अपने ओबेसिटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। ठीक है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम दूर होगी तो आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद जो आपकी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है उसको एक्टिव करके आप कर सकते हो। और तीसरा है कि तंबाकू का सेवन करने से भी डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है, तो इस वजह से आप तंबाकू के सेवन को भी कम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको आप जो है बंद कर सकते हो। फिर जो अगर आप ड्रिंक कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पर शराब ले रहे हो, तो वो भी कम ले करके आप जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम को कम कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है अधिक ऑयली चीजें, जो फ्राइड फूड हैं और ऑयली फूड्स हैं, उनको जो है कम करके आप कर सकते हो। और ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें आप करके अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया कि डायबिटीज, मधुमेह होता क्या है, क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, ठीक है, उसका कारण क्या है, इटियोलॉजी वो बताई। उसके बाद में आप किस तरीके से किन किन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, उसमें बदलाव ला सकते हो, ये चीज़ पढ़ाया। उसके बाद में जो डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़, तो ये सारी चीज़ें, और साथ साथ में हमने सिम्टम्स के बारे में पढ़ा कि कैसे आप जानोगे कि आपको मधुमेह की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे उसमें है कि आप जो टेस्ट करवाया जाता है, जैसे कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट होता है, ओरल ग्लूकोज टेस्ट होता है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। ओके, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो आपके ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है, उसके बेसिस पर आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप एक नॉर्मल लेवल पर हो और कैसे आप अधिक लेवल पर हो। तो वो जो लेवल है वो हम बताएंगे आपको कि कितना जो है आपका जो ब्लड में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, जो कि आपको नॉर्मल बताएगा कि हाँ आप नॉर्मल हो या फिर आप रिस्क पर हो। तो वो हम एक आपको चार्ट प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पर, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ में जब भी डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है, जैसे रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में मधुमेह से आप बचाव कैसे कर सकते हो, ठीक है, उस बचाव के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में उसमें बचाव में आपका आहार भी आ जाता है, तो आहार से किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज को, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लग रहा हो, जो चीजें, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ में शेयर की हैं वो आपको बिल्कुल मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको सही लग रहा है, देन आप जो है लाइक जरूर करिएगा और साथ साथ में आप शेयर भी जरूर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ में हमारे वीडियोस को शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो सब में कॉमन है, ये सारी चीज़ें आपके होम साइंस में पूछी जाती हैं। तो ये ज़रूर आप जो है शेयर करिएगा उनके साथ में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय और टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।